दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक बात को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ 2-3 दिनों से। दोस्तों, मेरे ऑफिस में कई इंश्योरेंस एजेंट आते भी हैं जो मुझसे अपने कस्टमरों के बारे में बताते हैं कि वो किसी कस्टमर के पास 10 बार गए लेकिन पॉलिसी नहीं ली, बार बार टरकाए जा रहे हैं। कोई रहता घर में ही है लेकिन घर वालों से बोलने के लिए कहता है कि कह दो कि वो घर पे है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मुझे बुरा तब लगा जब एक एजेंट के लिए एक आदमी ने ऐसी भाषा का उपयोग किया। मैं आपको बताता हूं, जरा सुनिए। उस आदमी ने दोस्तों अपने पड़ोसी से कहा कि इंश्योरेंस एजेंट भिखारी जैसे होते हैं। जैसे कोई हमारे दरवाजे पे भिखारी आता है, जब तक भिक्षा ले न ले वो चला नहीं जाता, वैसे इंश्योरेंस एजेंट भी होते हैं कि जब तक वो पॉलिसी ले न ले तब तक वो हमारे घर से नहीं जाते या हमारे घर का हमारा पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज मैं एक छोटे से वीडियो में, अपनी 5 मिनट की बात में, मैं उस आदमी को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। दोस्तों, लेकिन ताज्जुब की बात यह हुई कि जिस पड़ोसी से वो इंसान ऐसा कह रहा था, उस पड़ोसी ने भी उसी एजेंट से बीमा कराया था और वो उसकी सर्विसेज से 100% सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था। तो कोई भी भाई अपने एक अच्छे एजेंट की बुराई नहीं सुन सकता है। दोस्तों, उसके जाते ही उसने उस एजेंट को फोन किया और उनको सारी दास्तां बता दी। उस एजेंट को उस पड़ोसी ने सारी दास्तां बता दी और उससे कहा, एजेंट से, कि भैया अब कभी उसके घर मत जाइएगा क्योंकि उसने आपके लिए एक अपशब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, मेरे विचार से शायद उस आदमी ने उस एजेंट को जो जिस नाम की उपाधि दी वो बिल्कुल सही दी। मैं भी उसकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। इंश्योरेंस एजेंट को भगवान ने धरती पर भीख मांगने के लिए तो भेजा है। मैं इस बात से एग्री हूं, मैं उसकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं। लेकिन दोस्तों, वो अपने लिए भीख नहीं मांगते हैं। अगर आपकी अचानक डेथ हो जाए और आपकी डेथ होने के बाद आपका परिवार भीख ना मांगे, आपकी पत्नी आपके बच्चे भीख ना मांगे, वो इंश्योरेंस एजेंट इसलिए आपसे भीख मांगता है कि आपके परिवार को भीख ना मांगना पड़े आपके ना रहने पर। दोस्तों, आप देखते होंगे कि हमारे समाज में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन उसकी पत्नी की नजर में अहमियत अपने माँ बाप भाई बहन के बाद उस एजेंट की होती है जिसके द्वारा किए गए पति के बीमे से उसको डेथ क्लेम के पैसे मिलने वाले हैं, जिससे उसकी आगे की राहें आसान होंगी। दुनिया बने की साथी है, बिगड़ने पर की नहीं। दोस्तों, एक दो बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। दोस्तों, जब भी इंश्योरेंस एजेंट आपके पास जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि यहां पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है इसीलिए तो आपके पास आया है वो। अगर आपके पास पैसा ही होता तो बीमा कराने की जरूरत ही क्या थी? मुकेश अंबानी के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि मुकेश अंबानी जी अगर अचानक इस दुनिया से चले गए तो टीना अंबानी का कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मर गए, आप गुजर गए तो घर में जो मीना बैठी है उसका क्या होगा? कभी सोचा है आपने? आप कहते हो कि हमारे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, हमें बीमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो आप कमाने क्यों निकलते हो? नए बिजनेस क्यों करते हो? बंद करो, घर पे बैठो। आप कहते हो कि मैं अपनी मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, या भाई बड़े लोग हैं तो कहते हैं अपने सीए से कंसल्ट करके बताता हूं कि मैं पॉलिसी लूं कि ना लूं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी अपनी पत्नी को कोई नेकलेस गिफ्ट किया है?
अगर किया है तो कम से कम 1 लाख या 2 लाख का तो होगा ही। तो क्या तब आपने अपनी मम्मी पापा या भाई से या सीए से पूछा था? अगर आपने नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा था? क्योंकि इट वॉज अ गिफ्ट फॉर योर वाइफ, ये आपकी पत्नी के लिए गिफ्ट है। और जब वाइफ को गिफ्ट देने की बात आती है तो हम हमेशा अपने दिल की आवाज को सुनते हैं, ना कि किसी दूसरे की आवाज को सुनते हैं। जो आप 50 लाख की पॉलिसी ना लेने की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ गिफ्ट फॉर योर वाइफ आफ्टर योर लाइफ। इसके लिए सीए या फिर और कोई आपको सिर्फ एक पहलू पे आपकी नजर रखेगा कि आपकी प्रीमियम, ठीक है, आप हर पहलू पर नजर रखेंगे। वाइफ के साथ का रिलेशन, वाइफ के साथ का कमिटमेंट, वाइफ के साथ का इमोशन, आप हर पहलू पे नजर रखेंगे। इसलिए अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि किसी और का। और दूसरे से पूछने की बात को लेकर मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप कहां जाते हो? डॉक्टर के पास ही तो जाते हो, ऐसा तो नहीं वकील के पास जाते हो। अगर आपको कोर्ट में कोई केस लड़ना है तो किसके पास जाओगे? वकील के पास जाते हो। अगर इनकम टैक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है तो कहां जाओगे? सीए के पास ही जाओगे। और जब आपको बीमे के बारे में जानना है तो कहां जाओगे? सीधी सी बात है, इंश्योरेंस एडवाइजर के पास जाओगे, क्योंकि उसी को इसकी पूरी जानकारी है। आप कहते हो मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, सीए से पूछेंगे। जो बीमा कर रहा है, इंश्योरेंस एजेंट है, जिसको बीमे के बारे में जानकारी है, उससे पूछो। मम्मी या पापा को नहीं पता कि बीमे के अंदर क्या फीचर है, क्या उसके पार्ट्स है, क्या उसकी बेनिफिट्स है। दोस्तों, अगर आप संयुक्त परिवार से है, जिसमें 2-4 भाई बहन है आपके, हर कोई है, पूरा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, आपने अगर बीमा करा लिया तो आप कहते हो कि हाँ बड़े भैया गुस्सा कर रहे हैं, बीमा क्यों करा लिए? तो यार उनका भी बीमा करवा दो ना, आप भी सुरक्षित रहोगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे। भाई जिम्मेदारियां तो उनके ऊपर भी है, उनको भी आप कंसल्ट करो कि हाँ भैया मैंने लिया है, आप भी ले लो, बहुत बढ़िया प्लान है, क्योंकि सुरक्षा तो दोनों को चाहिए। दोस्तों, मुस्लिम कस्टमर भी ये कहते हैं कि हाँ इस्लाम में ब्याज हराम है। पहली बात यह है कि जब कुरान लिखी गई थी तब बीमा कंपनियां नहीं थी। दूसरी बात है कि हदीस के अंदर भी ये लिखा गया है कि जो भी आदमी पाक मुस्लिम है उसको 3 साल का अनाज घर में रखना अनिवार्य है, और अगर उसने नहीं रखा तो ये धर्म के खिलाफ है, वो पापी का काम कर रहा है। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में परिवार वाले किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीमा लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनको उस ब्याज से प्रॉब्लम हो सकती है। ब्याज के अंदर भी क्लियर कट इंडिकेशन है, जो लोग लूटने का काम करके ब्याज ले रहे थे वो नहीं लेना चाहिए। जो लोग 5 से 10% महीना लोगों से ब्याज लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। इसमें दोनों की बर्बादी होती है। जो 5 से 10% पर पैसा ले रहा है वो धंधा क्या करेगा, कमाएगा क्या, ब्याज कैसे चुकाएगा? और जिस आदमी को 5 से 10% ब्याज लेने की आदत पड़ गई है उसको हराम की खाने की आदत पड़ जाएगी। उसके हिसाब से एकदम सही पॉइंट है, वो जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है कि हमको गलत तरीके का ब्याज इस्लाम में हराम ही है। लेकिन जो वाजिब इंटरेस्ट चल रहा है, जो जेन्युइन इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में, वो लीगल इंटरेस्ट है, उस चीज को वह आदमी ले सकता है। ऐसा अलग अलग मुस्लिम लोगों के ओपिनियन ही मैं आपको बता रहा हूं। आपने अगर बहुत समय पहले 1 या 2 लाख का बीमा लिया, 1 या 2 लाख सम एश्योर्ड का बीमा लिया होता है, तो आप कहते हो कि मैंने बीमा लिया हुआ है। आज मैं आपको 1-2 लाख रुपए दे दूं और आपसे कहूं कि आपको कुछ नहीं करना है, इतने से ही पूरा जीवन चलाना है, तो क्या आप उस 1-2 लाख रुपए से पूरा जीवन चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो आपके ना रहने पे आपकी पत्नी उस 1-2 लाख से अपने बच्चों को कैसे पालेगी? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना पर्याप्त बीमा लें, जिससे विपरीत परिस्थितियों में परिवार को किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, हो सकता है आज की वीडियो में मेरी कुछ बातें किसी को ना अच्छी लगी हो, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और दोस्तों, जिसको अगर
मेरी ये बातें अच्छी लगी हो या मेरे इस वीडियो से कोई उसको जानकारी मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे LIC रिलेटेड या इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी मैं इंफॉर्मेशन लेके आऊं तो वो आप तक जरूर पहुंचे। चलता हूं दोस्तों, नमस्कार।